स्वागत है दोस्तों दिशा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रभात और आज इस वीडियो में, आज के सेशन में मैं यूपीटीटी जो जूनियर वाला पेपर हुआ है 23 जनवरी 2022 को, उसके मनोविज्ञान के सॉल्यूशन को लेकर आया हूं। जो जूनियर का मनोविज्ञान का पेपर था जो टीटी में किया गया था, तो उसके जो 30 प्रश्न थे, आज उसका सॉल्यूशन और उसके आंसर की बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें क्या आंसर सही थे, कौन से आंसर आए हैं और क्या उसके होने चाहिए, उससे संबंधित थोड़ी बहुत और डिस्कशन करेंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा कम समय में, और बस उसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। अन्य डिस्कसों पे किसी और क्लास में उसको कर ली जाएगी। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के इस प्रश्नों को, 30 प्रश्नों को, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए तो आते हैं मनोविज्ञान के इस प्रश्न पर, शुरू करते हैं। देखें, बाल विकास एवं शिक्षण का जो पहला पेपर है, स्टार्टिंग पहले से ही हो जाता है। देखा है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी सर्वाधिक मानी जाती है? विकल्प है निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण, अंतर्दर्शन। तो जो इसकी व्यक्तिनिष्ठ विधि आती है वो कौन सी आती है? अंतर्दर्शन। ऑप्शन चौथा 4, अंतर्दर्शन, पहले का चौथा अंतर्दर्शन, यह सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ मानी जाती है। इसके जनक कौन है? विलियम वुंट हैं, जिन्होंने इसको दिया है, और यही सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि व्यक्ति जो भी इसका अपने आप का आकलन करता है वो स्वयं से करता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना आकलन स्वयं से वही सबसे बेस्ट कर सकता है, दूसरा आकलन इतना बेहतरीन नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे व्यक्तिनिष्ठ मानी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपके सामने ये दूसरा प्रश्न भी यहीं पर दिख रहा है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत कौन सा दिया था, किससे संबंधित है पूछा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल सही जान रहे हैं आप। इस अल्बर्ट बंडूरा जो सिद्धांत दिया था वो किससे संबंधित था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ये संबंधित है। इसमें आप जानते हैं, इसमें 4 चरण, 4 प्रकार से इन्होंने वर्णन किया था। इसका डिस्कशन किसी और वीडियो में भी इसके बारे में कर लिया जाएगा, विस्तृत चर्चा। फिलहाल 2 का आंसर कौन सा होगा? नंबर 4, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगले इसके क्रम पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो यहाँ लिखा हुआ है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो लर्निंग में जो पठार बनता है, प्लेटू किस कारण बनता है? तो अधिगम के पठार का जो कारण क्या हो सकता है? विकल्प में लिखा है थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा और परिपक्वता द्वारा। तो जब अधिगम की क्रिया अवरोध हो जाए, रुक जाए, या जो गति बढ़ रही है उसमें रुकावट उत्पन्न हो रही है, उसी को थकान कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पठार कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा द्वारा नहीं होता है, ये तो अधिक होगा, रुचि द्वारा बढ़ेगा, परिपक्वता द्वारा बढ़ेगा। तो जब भी पठार यानी कि अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, जब भी अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ये क्या कहलाता है? किसके कारण? थकान द्वारा क्या हो जाएगा? यह अवरोध होगा, बच्चा सीखने में कमजोर पड़ेगा, रुकने लगेगा। तो इस कंडीशन से पठार उत्पन्न हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को। तो दर्पण चित्र जो मिरर रखा गया है, मिरर ड्राइंग, तो मिरर ड्राइंग का मतलब यह है कि जो आपकी पढ़ने सीखने की, लर्निंग की स्पीड है, गति है, उसको देखने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा, अधिगम की गति मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण करते हैं, इसमें प्रयुक्त किया जाता है। तो चौथे क्वेश्चन, दर्पण चित्र में मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अधिगम की गति, ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 5वें नंबर पर ये लिखा है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है ये किसके मापन के लिए परीक्षण किया जाता है? विकल्प लिखा है अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि, बुद्धि। तो क्लाउड पिक्चर जो है वो क्या दर्शाता है? पर्सनालिटी के लिए ये मापन किया जाता है, पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व का यह मापन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका क्लाउड पिक्चर टेस्ट का? व्यक्तित्व। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व। मैं नाम भी इसलिए बताते चला हूं, विकल्प में जो नाम लिखे हैं उसके, क्योंकि आप लोगों को अलग अलग सेट हैं, उन सेटों के हिसाब से ऑप्शन जो है विकल्प
वो 1 2 3 4 नंबर में आगे पीछे होंगे, तो विकल्प के साथ साथ मैं उसके जो ऑप्शन के नाम है वो भी मैं बोलते जा रहा हूं, तो उससे आप मिलाते रहेगा। सेट अलग अलग में अलग अलग क्वेश्चन ऊपर नीचे है, विकल्प भी चेंज है, ठीक है। तो क्लाउड पिक्चर का आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व मापने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न लिखा हुआ है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो जो 5 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु दिया हुआ है और क्या पूछा है? बुद्धि लब्धि पूछा है। बुद्धि लब्धि क्या होता है? आईक्यू के बारे में ये पूछ रहा है। तो मैंने इसके पहले जो क्लास आपके हुए थे वो लिया था मैंने, उसमें बताया था कि इसका निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्या है? मेंटल एबिलिटी MA/CA इंटू क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे, उसके बाद इस फार्मूले में इस वैल्यू को रखिए, आ जाएगा। तो कह रहा है 5 वर्ष का मोहन, तो मोहन की आयु कितनी है? 5 वर्ष की है, ठीक। और उसकी मानसिक आयु दिया है कितनी है? 8 वर्ष की है, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इसका कैलकुलेशन जब आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 160, 160। विकल्प में लिखा हुआ है, दूसरे विकल्प में लिखा है 160, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आईक्यू निकालने का है ये कर सकते हैं। बात करें 2 शब्द और इसमें देख लें कि एक और भी आते हैं, टर्मन और स्टर्नबर्ग। तो स्टर्नबर्ग और टर्मन में, टर्मन ने क्या किया था, इसके बारे में सबसे पहले आईक्यू के बारे में दिया था, और उसके जब हम मापन की बात करेंगे तब उनके नामों में अलग अलग रूप होते हैं। अब देखें क्या है कि इसमें क्या आप केवल आईक्यू निकालना है कि क्या आता है, तो इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला है? आईक्यू का MA/CA इंटू 100 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न जो लिखा है 7वां नंबर, 7वां प्रश्न आपके सामने है। इस पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो कौन सा स्तर जो है आईक्यू स्तर के मंदबुद्धि बालक प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर? इसको ध्यान से समझिएगा कि सिंपल सी चीज नहीं लिखा है कि कौन सा मंदबुद्धि का आईक्यू है, ये लिखता तो इसके लिए आप विकल्प दूसरे हिसाब से इसका आंसर देते, लेकिन इसमें कहने का जिसका मतलब है आईक्यू स्तर के मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर क्या कहलाता है। तो इस तरह से जब प्रश्न पूछेगा तो जब भी बात की जाएगी कि किसकी प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सी आईक्यू स्तर इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होगा 36 से 49, 36 to 49। तो ऑप्शन कौन सा दिया है? पहला 36 से 49, 7 का 1। अब इसमें 2 बातें और आती हैं। कौन सी आती है? एक आती है ट्रेनिंग की, दूसरी आती है सॉरी टीचिंग की। एक आती है आपकी ट्रेनिंग की, दूसरी आती है टीचिंग की, ठीक है। ट्रेनिंग और टीचिंग 2 अलग अलग कंडीशन पे जब आप लेंगे तो इस तरह से सॉरी इसमें भी बात आ जाएगी। तो ये अलग अलग रूप में, ट्रेनिंग में क्या होगा, टीचिंग में क्या होगा, इसके रखा है। यहाँ पे प्रशिक्षण की बात किया है तो प्रशिक्षण का जो संबंध है वो ही आता है। जब टीचिंग की बात की जाएगी तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक। तो 36 से 50 से 59 और उससे ऊपर ये लिखा हुआ है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पहला 36 से लेकर 49, फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है 8वें नंबर पे, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो है यह किसके मापन के लिए? विकल्प है रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व। तो रोसा इंक ब्लड टेस्ट ये किसने दिया था? हरमन रोसा ने यह दिया हुआ है। किसने दिया है? हरमन रोसा ने दिया हुआ है। यह व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए? व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए यह टेस्ट किया जाता है, हरमन रोसा द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो 9वां प्रश्न लिखा हुआ है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? विकल्प लिखा है मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, सीखने में कमी। तो विस्मृति का कारण नहीं है। तो विस्मृति का कारण क्या नहीं है? मानसिक द्वंद्व, ठीक, स्मरण करने की इच्छा। अब जब बात करें तो ये है, ठीक, सीखने की दोषपूर्ण विधियां ये भी है, सीखने में कमी ये भी है, स्मरण करने की इच्छा यही नहीं है। तो ये पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर इज सेकंड, दूसरा, स्मरण करने की इच्छा। जब स्मरण करने की इच्छा होगी, पढ़ने की इच्छा होगी, सीखने की इच्छा होगी, तो विस्मृति का थोड़ी ना कारण बनेगा, वो तो स्मृति का कारण बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्मरण करने की इच्छा इज राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 10वां नंबर। ये कह रहा है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? तो यहां पर विकल्प लिखा ज्यामिति, गणित,
संभाव्यता, सांख्यिकी। तो ऐसा विज्ञान जो कैलकुलेटिव हो, जो स्टैटिस्टिकल डाटा को दर्शाता हो, यानी कि संख्यात्मक पद्धति को इकट्ठा करना, विभाजित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कंपेयर करना। तो आप जानते हैं कंपैरिजन जब भी ये बात आती है तो ये विधियों में भी आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में भी रखा गया है। कौन सी संख्यात्मक विधि है और यह कंपैरिजन तुलना को बताती है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होगा, ये क्या कहलाता है, इन बातों को किससे संबंधित है, सांख्यिकी से संबंधित है। तो राइट आंसर इज 4 सांख्यिकी, 10वें का चौथा, यानी कि इसके लिए क्या होगा, सांख्यिकी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है आपके सामने 11वां नंबर, निम्न में कौन शेष से भिन्न है, ये कौन सा अलग है, डिफरेंट है। 4 विकल्प लिखे हैं। रेनवे का परीक्षण, 16 PF, ड्रॉ ए मैन, TAT, कौन सा भिन्न है। तो यहां लिखा है कि भिन्न का मतलब ये क्या है, अलग अलग भी समझ लें। तो देखिए रेनवे परीक्षण क्या है, 60 PF क्या है, इसको तो यह जो रेनवे परीक्षण है यह बुद्धि से संबंधित है, मैट्रिक्स बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि इसमें जो बात आई थी, ये क्या आई थी, मैट्रिक्स। और ये किससे संबंधित रखा गया है, यह बुद्धि से है। किससे है, बुद्धि से है। ठीक, और ये क्या है, 16 PF क्या होता है, यह आपका व्यक्तित्व है। क्या है, व्यक्तित्व है, यानी कि पर्सनालिटी है। ड्रॉइमेंट क्या है, यह भी व्यक्तित्व है। क्या है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। TAT परीक्षण, यह भी क्या है, यह भी व्यक्तित्व है ना, ये इन्होंने दिया था। तो 16 PF आप जानते हैं किसने दिया है, कैटल ने दिया है। 16 PF किसने दिया है, कैटल ने दिया है। ड्रॉ ए मैन किसने दिया है, फ्लोरेंस गुड एनफ ने दिया है। TAT मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया है। ठीक है, तो यहां पे पूछा कौन भिन्न है, तो यह तीनों एक जैसा है और यही इससे भिन्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला रेनवे का परीक्षण, यही इनसे अलग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न लिखा 12वां नंबर, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का मध्यांक क्या होगा। तो मध्यांक पूछ रहा है, यानी मीडियन बताइए, विच ऑफ द मीडियन ऑफ 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इसका मीडियन निकालने के लिए 2 तरीका मैं बता दूं आपको कि ये जो जितने डिजिट दिए हुए हैं, जितने वैल्यूज को ऐड कर लीजिए और कितना नंबर से कितने बार में कहा गया उसको आप डिवाइड करें। कितना है, 1, 2, 3, 3, 6 है, ये कर दें और इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 10, 20 और 30, ये 40, 50 और 7 क्या होगा, 7, 56, 3 करें 10, 20 और 30, ये हो गया। और ये 40 और ये 50 और 7, 57, 57। ठीक है, और इसको आप इस पे काट दीजिए तो कितना होगा, 54 और 3, 9.5, 9.5, 9.5। तो क्या आ जाएगा इसका, 9.5। और एक तरीका और बताया कि यहाँ पे क्या, 2 इधर निकाल दीजिए, 2 इधर निकाल दीजिए, ये जो बीच के बिना ऐड करके उसका आधा कर दे, कितना हो जाएगा, 9.5। ये दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो 12वें का जो मध्यांक निकालना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.5। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। विकल्प लिखा है, हेगार्डी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किससे संबंधित है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। बिल्कुल सही, दूसरा, सेकंड इज राइट आंसर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक से संबंधित है सूझ का सिद्धांत। कि अगर प्रयोग की बात करें तो किसने दिया था, कोहलर ने किया था, सुल्तान ने चिंपैंजी पर इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। 14वां नंबर है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल का जो दिया गया है मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार का दिया गया है, 14 प्रकार का दिया गया है। मैकडूगल ने मूल पर 14 प्रकार बना, किससे संबंधित होता है, तो प्रत्येक मूल प्रवृत्तियां संवेग से संबंधित होती हैं। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, संवेग। मैकडूगल की प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है, संवेग से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 15वां नंबर। 15वां प्रश्न जो है आपके सामने लिखा हुआ है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यही प्रश्न अभी इसके पहले प्राथमिक वाले में 1 से 5 में ही पूछा गया है और सेम उसी तरह से यही प्रश्न जूनियर में भी रिपीट कर दिया दोस्तों। तो क्या होगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। सेकंड इज राइट आंसर, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न जो आपके सामने है 16वां नंबर। 16वें नंबर में क्या लिखा हुआ है,
थोड़ा सा स्कैन करने में ये हल्का सा आपको थोड़ा सा डिम दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, आप उससे मिला लीजिएगा, हल्का सा है क्योंकि पेपर का ही स्कैनिंग किया गया है। यहाँ देखिए लिखा है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। जब बात करें पिछले बालक की, पिछले बालकों में शैक्षिक लब्धि की बात के लिए कि इसकी अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्टन हॉल लिखा है, सोलेन लिखा है, सिरिल बर्ट लिखा है, गोल्डन लिखा है। आप जल्दी जल्दी अपना आंसर भी सोच लें क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट, बिल्कुल सही। थर्ड इज राइट आंसर, सिरिल बर्ट हो जाएगा। इन्होंने शैक्षिक लब्धि के बारे में अवधारणा अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा उत्तम प्रशिक्षण योग्यताओं से भिन्न माना गया है? तो यहां पर लिखा हुआ विकल्प वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता, विश्वसनीयता। ठीक है, क्या है, कौन सा भिन्न है? तो यहां पर जो लिखा है पहला वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता, ये सब चीजें एक तरह से सामान्य है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनसे जो रखा गया है ये एक तरह से उत्तम है। अब इससे जो अलग रखा गया है तो विकल्प में लिखा है ना एक जगह तीसरा अभिक्षमता। अभिक्षमता जो होता है वह इससे अलग है। ये कहते हैं एक विशेष क्षमता को दर्शाता है, एक विशेष पार्ट को दर्शाता है। तो इसका कह रहा है भिन्न कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। कौन सा उत्तम प्रशिक्षण विशेषताओं से भिन्न दर्शाता है? अभिक्षमता दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत, कई बार एक प्रश्न पढ़ाया गया है, रिपीटेड हुआ है। यहाँ लिखा है प्रत्यागमन का सिद्धांत, पहले विकल्प में यहाँ लिखा है प्रत्यागमन का सिद्धांत, यही नहीं होता, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ये क्या है? वंशानुक्रम का सिद्धांतों में ये आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब विकल्प में द्वैत तत्व सिद्धांत ये है, बहुतत्व का सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत है, ये बुद्धि का सिद्धांत है। चलिए इस पर इन पर बाद आगे दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आज केवल हम आंसर की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ लिखा है निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कौन सी अंतःस्रावी नहीं है? यह लार ग्रंथि, यही अंतःस्रावी नहीं है। यह कौन सी है ग्रंथि? यह बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यह बहिर्स्रावी ग्रंथि मानी जाती है, तो यही अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि इज राइट आंसर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है 20वें नंबर पे। कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो हम बात करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे अक्सर प्रश्न हमेशा बनता है। तो एक बात याद रखें कि जिन पियाजे का 4 अवस्था है, 4 अवस्थाओं में इन्होंने अलग अलग नाम बताया है। तो हम इसी में से बात कर लेंगे नंबरिंग की, जो आपके अगले प्रश्नों में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो यहाँ लिखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? यह चारों में से दूसरी अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह कौन सी है? यह चौथी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है। संवेदीकामक अवस्था सेंसरी मोटर स्थिति कौन सी है? फर्स्ट है, पहली अवस्था है। पियाजे के अनुसार द्वितीय अवस्था कौन सा? राइट आंसर इज पहला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यही दूसरी अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपके सामने है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है, किस में क्या पाई जाती है, किस में होती है? तो मूल प्रवृत्ति आप जानते हैं क्या होता है? जो आपके जन्म से रहता है, आपके अंदर विद्यमान रहता है, जन्म लेते ही बच्चा जिन प्रवृत्तियों को साथ आता है वो एक तरह से मूल प्रवृत्ति कही जाती हैं। अब विकल्प पढ़ लें। सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होता है। केवल चूहे में, केवल बिल्लियों में, कलात्मक में, सभी प्राणियों में होता है। ये मूल प्रवृत्ति सभी में होता है। भूख, प्यास, निद्रा, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब उसकी प्रवृत्तियां हैं जो बच्चा रहता है ना, लेकर आता है। तो सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसीलिए सुपर फास्ट जल्दी जल्दी इस वीडियो करा रहे हैं। केवल आंसर पे इसमें फोकस किया जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें हम इस पर डिस्क्राइब करेंगे। अगला जो डिस्कशन होगा किसी और क्लास में इससे रिलेटेड और चर्चा कर ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न जो है लिखा हुआ है 22वें नंबर पे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसमें दिया गया है?
यह जो मौलिक अधिकार है आपके, मौलिक अधिकार आप जानते हैं कितना है, 12 से लेकर जो आपके इसमें मौलिक अधिकारों में रखा गया है, ठीक। तो मौलिक अधिकारों के तहत इसमें एक अनुच्छेद 21, इस अनुच्छेद 21 में एक जोड़ा गया 21A। ये 21A क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा रखी गई है। ये संशोधन कब करके, 2002 में इसका संशोधन करके इसको डाला गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21A रखा गया है। यह फंडामेंटल राइट है, इसके अनुसार में यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है और देने का प्रावधान कर दिया गया है। तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 21A, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रेचमर ने बुद्धि को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो क्रेचमर ने बुद्धि में किस प्रकारों से वर्गीकृत किया है। तो क्रेचमर के अनुसार जो यहाँ पहला विकल्प दिख रहा है, गोलकाय, ये भी है, सुडोलकाय भी होता है, लंबकाय भी होता है, मतलब पैक्निक भी होता है, एथलीट्स भी होता है, और क्या होता है, एथेंटिक होता है ना। ये सब चीजें होती, तीन होती हैं। तो विकल्प है ना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्रेचमर ने तीनों को बताया, सभी, गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, आयताकृत भी सुडोलकाय को कहते हैं। तो दीज आर ऑल ऑप्शन इज राइट, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 24 नंबर। टीईटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखा है टीईटी, जो भी आप पेपर दे रहे हैं टीईटी, उसके बारे में कह रहा है, टीएटी नहीं है ये, है ना, नाम ये लिखा है। टीईटी का उद्देश्य किसके मापन के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो टीईटी का मापन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अभिक्षमता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, अभिक्षमता के लिए, या आप कह सकते हैं कि इसको अभिरुचि के लिए भी किया जाता है, ठीक है। कई बार ये भी बात आती है किसके लिए किया जाता है, अभिरुचि के लिए भी किया जाता है। अभिक्षमता या क्या होता है, अभिरुचि, है ना, इसके लिए भी किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, अभिक्षमता। 24 का क्या होगा, सेकंड, अभिक्षमता के लिए टीईटी का मापन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी दिख रहा होगा 25वें नंबर पे, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, स्मृति से संबंधित है, इसकी व्याख्या करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, लिखा है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। शारीरिक विकास को कौन सा प्रभावित करता है, शारीरिक विकास को जो प्रभावित करता है वो खेल और तथा व्यायाम भी करेगा, वातावरण भी करेगा, वंशानुक्रम भी करेगा। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तीसरा, थर्ड इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, सभी हो जाएगा। सभी विकास को प्रभावित करते हैं, किसके, शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है 27 नंबर पे, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो 4 विकल्प लिखे हैं, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, मानसिक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसका सही सूत्र क्या होता है कि मानसिक आयु, मेंटल एबिलिटी अपान वास्तविक आयु, जिसको CA डिनोट करते हैं, इंटू 100। ये कौन सा है, विकल्प चौथा लिखा हुआ, मानसिक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, है ना। ये इसका सूत्र है IQ का, ये भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, और कई बार इस तरह के प्रश्न भी कई बार रिपीट होते हैं। जो आपको रिपीट होने वाले प्रश्न है उस पर हम थोड़ा सा और डिटेल भी कर दे रहे हैं। लिखा है 28वें नंबर पे, 28वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसके द्वारा की जाता है। जब भी इसकी बात करें कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा, या आप कहें कि चिंतनशील की चर्चा, है ना, विचारात्मक को हम चिंतनशील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिंतनशील, ठीक है। तो यह किसने दिया है, डीवी ने दिया। किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है, और इससे संबंधित है, ये उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, उससे संबंधित। अगला देखते हैं प्रश्न 29 नंबर, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो आगमनात्मक तर्क के स्तर में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है इसमें, कल्पना शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, कल्पना शामिल नहीं है। सामान्यीकरण होता है, प्रयोग होता है, अवलोकन होता है ना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। कौन सा नहीं आता है, कल्पना नहीं आता है इसमें। तो थर्ड इज राइट आंसर, कल्पना 23 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो लिखा है लास्ट यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो दिख रहा है। तो
बताएंगे। ये दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए दिख रहा है, देखें लिखा है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। तो जब भी सीखी हुई बात को एक बार धारण किया जाए फिर उसको रिकॉल किया जाए, है ना, एक बार धारण किया जाए, स्मरण किया जाए, फिर रिकॉल किया जाए, पुनः धारण किया जाए और उसमें क्या हो, असफल हो जाए, फेल हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये विस्मरण कहलाता है, ये भूलना कहलाता है, विस्मरण कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज विस्मरण, चौथा में है विस्मरण। धारण हो नहीं सकता, चिंतन, स्मरण, ये सब इसको बताता है, ये तो असफलता होगी नहीं, असफलता जब भी होगा क्या होगा, भूल जाएगा, विस्मरण हो जाएगा, इसका राइट आंसर चौथा वाला। ठीक है, ये मनोविज्ञान के 30 प्रश्न जिसका मैंने आपको सबसे सटीक और प्रमाणिक उत्तर दिया है। ऑफलाइन में जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें इन प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।